हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली होती क्या है, कैबिनेट सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो जैसे आपको पता है सरकार के 3 अंग हैं। मेन जो 3 अंग हैं उनका नाम है विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो विधान पालिका और कार्यपालिका में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। अगर जो है कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी हैं, यानी कि अगर कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी है और विधान पालिका और कार्यपालिका के बीच में निकटतम संबंध है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो सरकार है किस प्रकार की है, संसदीय सरकार है। और अगर जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो वहाँ पे किस प्रकार की सरकार होगी, अध्यक्षात्मक सरकार होगी, ठीक है। तो जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है वो कहाँ पे पाई जाती है, जो संसदीय सरकार है, जो संसदीय सरकार है यानी कि जहाँ पर कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि विधान पालिका और कार्यपालिका में निकटतम संबंध है, वहाँ पे संसदीय सरकार पाई जाती है। और संसदीय सरकार को ही हम क्या कह देते हैं, मंत्रिमंडल प्रणाली की भी संज्ञा दे दी जाती है, जहाँ पे कार्यपालिका और विधान पालिका में निकटतम संबंध होता है और कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या दी हुई है। 2 डेफिनेशन बताई गई है, एक है गार्नर की और दूसरी है गेटल की। तो गार्नर ने क्या कहा है, गार्नर ने कहा है कैबिनेट गवर्नमेंट इज दैट सिस्टम इन विच द रियल एग्जीक्यूटिव, the cabinet or ministry is immediately and legally responsible to legislature or one branch of it, usually the more popular chamber, for its political policies and acts, and immediately or ultimately responsible to the electorate, while the titular or nominal executive, the chief of the state, occupies a position of irresponsibility। तो ये जो डेफिनेशन है वो दी है गार्नर ने। हिंदी में देख लो, मंत्रिमंडल सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अभिप्राय मंत्रिमंडल विधान पालिका या उसके लोकप्रिय सदन के प्रति और अंत में निर्वाचकों के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के प्रति उत्तरदायी हो, जबकि राज्य का मुखिया जो नाम मात्र का मुखिया होता है वह अनुत्तरदायी हो। तो ये डेफिनेशन दी है डॉक्टर गार्नर ने। तो क्या बोला इसमें कि मंत्रिमंडल सरकार व शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली शासन करने का तरीका है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मंत्रिमंडल, वो विधान पालिका या उसके लोकप्रिय सदन, विधान पालिका या लोकप्रिय सदन कौन सा है, यानी कि लोकसभा, ठीक है। विधान पालिका में तो दोनों ही आ गए, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लेकिन वो कह रहे लोकप्रिय सदन यानी कि लोकसभा के प्रति और अंत में निर्वाचकों के प्रति, निर्वाचक यानी कि जनता जिन्होंने उनको चुना है, ठीक है, तो निर्वाचकों के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राज्य का मुखिया जो नाम मात्र का मुखिया होता है वो अनुत्तरदायी हो। भारत की बात करें तो नाम मात्र मुखिया यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, और जो आपका मंत्रिमंडल है वो है वास्तविक कार्यपालिका, तो वो जो है लोकप्रिय सदन के प्रति यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल सरकार में, ठीक है, और निर्वाचकों के प्रति भी उत्तरदायी होता है अपनी राजनीतिक नीति और कार्यों के प्रति। इसलिए इसको जो है उत्तरदायी सरकार भी कह दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति और निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं अपने कामों के लिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, क्योंकि पता है मंत्रिमंडल सरकार जो है इलेक्शन में 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तो दोबारा उनको जनता के सामने जाना है, वोट मांगने हैं, तो अगर वो अच्छे काम करेंगे तभी जो है लोग उनको दोबारा चुनेंगे, तो वही है इसमें उत्तरदायित्व पाया जाता है। तो इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार भी कह दिया जाता है, किसको, कैबिनेट गवर्नमेंट को, मंत्रिमंडल सरकार को। दूसरी जो डेफिनेशन है वो दी है गेटल ने। गेटल ने क्या कहा है, कैबिनेट गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म इन विच द रियल एग्जीक्यूटिव consisting of a prime minister and cabinet is legally responsible to the legislature for its acts। हिंदी में क्या दिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली सरकार का वह रूप है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए कानूनी रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो साफ साफ दिया ही है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली सरकार का वह रूप है
किस प्रकार की सरकार है? जिसमें वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वो अपने कार्यों के लिए कानूनी रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये डेफिनेशन दी है गेटल ने। आई होप आपको समझ आ गया होगा मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या है। सरकार का वह रूप है मंत्रिमंडल प्रणाली जिसमें वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वो अपने काम के प्रति विधानमंडल के प्रति और विधानपालिका के प्रति यानी कि और उसमें भी सबसे मेन लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इसलिए इसको क्या है, उत्तरदायी सरकार भी कह दिया जाता है। उसके बाद है भारत में मंत्रिमंडल पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। तो क्या फीचर्स हैं इसके? सबसे पहले नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र कार्यपालिका का पाया जाना यानी कि जो मंत्रिमंडल पद्धति है उसमें नाम मात्र कार्यपालिका पाई जाती है। नाम मात्र कार्यपालिका मतलब कि राष्ट्रपति। तो भारत में अगर आप देखें तो जो राष्ट्रपति है वो क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र मतलब वैसे तो संविधान के द्वारा सारी के सारी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन वास्तविक रूप में वो सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल करता है और जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद उसको सलाह देता है वो जो है राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। ठीक है, तो उसके नाम पे काम किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो वो है आपका नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। तो जहाँ पे मंत्रिमंडल पद्धति है, अभी बात भारत की हो रही है, तो भारत में मंत्रिमंडल जो पद्धति है उसमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों पाई जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मंत्रिपरिषद का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बंधनकारी, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट। जैसे अभी मैंने ऊपर भी बताया कि नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका कि हाँ जो राष्ट्रपति है उसको जो भी सलाह देगा मंत्रिपरिषद वो मानना पड़ेगा। तो वही बोला है एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट। मंत्रिपरिषद का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बंधनकारी है। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। थर्ड पॉइंट है मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। तो जो मंत्रिपरिषद है और मंत्रिमंडल दो शब्द हैं। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में अगर हम देखें तो वो आर्टिकल 352 के अधीन जो है एक जगह सिर्फ जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी सारी जगह अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में तो मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था की गई है। लेकिन बोला इसको जाता है कि हाँ जी मंत्रिमंडल पद्धति, भारत में मंत्रिमंडल पद्धति, लेकिन क्या कहा गया है कि सिर्फ एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया आर्टिकल 352 में, बाकी सारी जगह मंत्रिपरिषद शब्द का ही प्रयोग किया गया है। और जो मंत्रिपरिषद है तो जो मंत्रिपरिषद है उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सब मंत्रियों को शामिल करते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री जो है वो ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो कहीं ना कहीं छोटा होता है, यानी कि जो उसके सदस्यों की संख्या है वो कम होती है। किसके कंपैरिजन में? मंत्रिपरिषद के सदस्यों के कंपैरिजन में। जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्यों की संख्या लगभग 30 से 35 तक होती है और मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने होते हैं? ज़्यादातर 70 से लेकर 80 तक। ठीक है, उसके अलावा जो मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। चल गया पता मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कार्यपालिका और विधानपालिका में निकटतम संबंध, क्लोज रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल पद्धति में कार्यपालिका और विधानपालिका में निकटतम संबंध पाया जाता है। मतलब जो कार्यपालिका है वो अपने जितने भी काम हैं उसके लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो वही है कार्यपालिका और विधानपालिका में निकटतम संबंध पाया जाता है। और जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, ठीक है, जो मंत्रिमंडल है वो कहाँ से चुना जा रहा है? वो विधानपालिका में से ही चुना जा रहा है। ठीक
ठीक है। जो विधानपालिका के सदस्य हैं उन्हीं एमपी में से तो कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं, वही तो मंत्री पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया कि अगर कोई गैर सदस्य मंत्री के पद पर मंत्री का पद ले लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक जो है अपने पद पर रह सकता है, और 6 महीने के समय के अंतर्गत वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर नहीं बनता तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधानपालिका में से ही चुने जाते हैं। उसके बाद है राजनीतिक एकरूपता, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का क्या मतलब है? राजनीतिक एकरूपता, राजनीतिक एकरूपता का मतलब है कि जो मंत्री परिषद है उसके सभी सदस्य एक ही दल से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोalition की गवर्नमेंट बनती है तब बात अलग है, ठीक है, तब कई बार जो है मंत्री परिषद के सदस्यों में अन्य दलों के जो एमपी हैं उनको भी ले लिया जाता है। अदरवाइज अगर बहुमत की जो है सरकार है तो हमें मंत्रिपरिषद में क्या है, राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है, यानी कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक ही दल से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो मंत्रिमंडल प्रणाली का एक और सिद्धांत क्या है कि मंत्रिमंडल अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करता है, ठीक है। जो वास्तविक कार्यपालिका जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, तो वही है कि मंत्रिमंडल प्रणाली में क्या होता है कि मंत्रिमंडल अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करता है। मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर, ठीक है। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के विभागों का वितरण प्रधानमंत्री करता है। किसी भी समय अपनी मर्जी से मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी जो है प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा मंत्रिमंडल के सभी निर्णय वास्तव में प्रधानमंत्री के ही निर्णय होते हैं, और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ समस्त मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। तो जो मंत्रिमंडल पद्धति है तो किसके नेतृत्व में काम करती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की एकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मंत्रिमंडल पद्धति में मंत्रिमंडल की एकता। तो मंत्रिमंडल की एकता का मतलब है कि जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठकों में प्रत्येक मंत्री को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब किसी विषय के संबंध में मंत्रिमंडल निर्णय ले लेता है तो कोई भी मंत्री उस निर्णय के विरुद्ध अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, उसके खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रत्येक निर्णय के संबंध में एक इकाई के रूप में काम करता है और सभी मंत्रिमंडल की प्रत्येक नीति और कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सबसे मेन पॉइंट कि अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो सारे के सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो वो है मंत्रिमंडल की एकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। कैबिनेट इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के, ठीक है। तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के प्रति सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उससे त्यागपत्र की मांग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी महत्वपूर्ण बिल को रद्द करके भी अपना अविश्वास प्रकट कर सकते हैं, और इस प्रकार की स्थिति में मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके अलावा और कैसे जो है उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं लोकसभा के मेंबर्स जो है मंत्रिमंडल पर, वो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त लोकसभा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित करके मंत्रियों की आलोचना करता है और मंत्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। तो पूरी तरह से अगर हम कहें तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से पूरी तरह से सामूहिक रूप से
यानी कि सारे के सारा जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो है लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। उसके बाद है विश्वास मत प्राप्त करने की नई प्रथा, ए न्यू प्रैक्टिस ऑफ सीकिंग ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो विश्वास मत प्राप्त करने की एक नई प्रथा का क्या मतलब है, ये किस सिचुएशन में होता है कि जब लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, ठीक है, तब जो है राष्ट्रपति अपने स्वनिर्णय के अनुसार, यानी कि अपने आप निर्णय लेता है, स्वनिर्णय के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत के समर्थन का दावा करता है। तो राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री को निश्चित समय के अंदर लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने का आदेश देता है। यदि ऐसा प्रधानमंत्री निश्चित समय के अंदर लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सकता तो उसे अपनी सरकार का त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो वो है विश्वास मत प्राप्त करने की एक नई प्रथा। तो ये किस टाइम पे होगी, मैंने अभी भी बताया, अगर जो है लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब जो है विश्वास मत प्राप्त किया जाता है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी एमपी को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो उसे एक फिक्स टाइम के अंदर जो है लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना पड़ता है। अगर वो उस फिक्स टाइम में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता लोकसभा में तो उसे अपनी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल की कार्यवाही के विषय में गोपनीयता, सीक्रेसी अबाउट द कैबिनेट प्रोसीडिंग्स। हेडिंग से ही पता चल रहा है मंत्रिमंडल की कार्यवाही के विषय में गोपनीयता कि तो जब मंत्री अपना पद ग्रहण करते हैं तो वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यवाही को बाहर नहीं बताएगा और मंत्रिमंडल में किए गए निर्णयों के विषय को निर्णयों को विषय में जो वाद विवाद होगा उसको गुप्त रखेगा। मंत्रिमंडल के सभी निर्णय निश्चित समय पर प्रकाशित किए जाते हैं, इसलिए किसी भी मंत्री को इन निर्णयों के संदर्भ में गोपनीयता बताने की आज्ञा नहीं होती। तो सिंपल है, समझ आ गया होगा। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के विषय में गोपनीयता की, मंत्री जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। प्रेसिडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। ये भी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता और न ही मंत्रिमंडल के अधिवेशनों का आयोजन कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया है और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करता है और वह खुद ही उसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक मुखिया है और वे अपने कार्य मंत्रिमंडल के अनुसार ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कमिटीज इन द कैबिनेट, मंत्रिमंडलीय समितियां। तो क्या बोला गया है, मंत्रिमंडलीय समितियां कि जितने भी काम हैं वो समितियों के माध्यम से किए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल भी क्या करता है, जितने भी अपने काम है उसके लिए अलग अलग कमेटीज बना लेता है। ठीक है, पहले जो है कमेटी में किसी भी मैटर को डिटेल में डिस्कस कर लिया जाता है और उसके बाद जो है पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उसके ऊपर विचार करता है। और जो मंत्रिमंडल की समितियां हैं उसका संगठन कौन करता है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो वो है मंत्रिमंडलीय समितियां। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो मंत्रिमंडल का वो कह रहा है कि अपना अलग सचिवालय है। इस सचिवालय का अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होता है। नाम याद रखोगे कि जो सचिवालय है उसका जो अध्यक्ष है उसे क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इस कार्यालय में जो है बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। ये कार्यालय ही मंत्रिमंडल के अधिवेशनों के लिए कार्यसूची यानी कि उसका एजेंडा तैयार करता है और मंत्रिमंडल के अधिवेशनों की कार्यवाही संबंधी आवश्यक रिकॉर्ड भी यही जो है मंत्रिमंडल सचिवालय ही रखता है। ठीक है, ये सचिवालय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, अभी पहले भी बताया था, वैसे मैंने आपको ये पॉइंट आ चुका है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कितने हो सकते हैं वो मैक्सिमम, बस आपको ये याद रखना है कि जो
मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा के टोटल मेंबर्स के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। सिंपल आप याद रखिए। और सेम ऐसे ही है, अगर जो राज्य का विधानमंडल है उसमें भी जो है उसमें ये देखा जाएगा कि जो विधानसभा है, ठीक है, जो राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। सेंटर में किसका देखेंगे? लोकसभा का देखेंगे, ठीक है, कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं हो सकती। और ये कौन से संवैधानिक संशोधन में इसकी ये व्यवस्था की गई है? ये की गई है 91वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है। और सेम ऐसे ही जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात आएगी वहाँ पे हम किसका देखेंगे? विधानसभा का, ठीक है। 2 सदन होते हैं ना, विधानसभा और विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेचर में। और विधानसभा तो सभी स्टेट्स में है, ठीक है। विधान परिषद जो है कुछ ही स्टेट में है, तो इसलिए जो है सिर्फ विधानसभा का ही देखा जाता है। और वैसे भी सेंटर के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो जो पावर्स मैक्सिमम सेंटर में लोकसभा के पास है वही जो है स्टेट में किसके पास होती है? विधानसभा के पास होती है। तो वही बोला है उसने कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या राज्य में, ठीक है। और उसके अलावा और क्या बोला है कि जिन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है उन राज्यों की मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक 12 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण। उसके बाद है विरोधी दल के नेता की कानूनी मान्यता, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो विरोधी दल के नेता को कानूनी मान्यता जो है दी गई है भारतीय मंत्रिमंडल पद्धति में। हम यही पढ़ रहे हैं भारत के जो मंत्रिमंडल पद्धति है उसमें उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वो एक विशेषता ये भी है कि भारत में विरोधी दल के नेता को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का स्तर प्रदान किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि विरोधी दल संसद में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सके, ठीक है। तो इसलिए विरोधी दल के नेता को जो है कानूनी मान्यता भारतीय मंत्रिमंडल पद्धति में प्रदान की गई है। उसके बाद है मंत्रिमंडल की अनिश्चित अवधि, इनडेफिनिट टेन्योर ऑफ कैबिनेट। तो बिल्कुल है, मंत्रिमंडल की अनिश्चित अवधि है कि यानी कि जब तक उसे जो है बहुमत प्राप्त होगा, ठीक है, लोकसभा में मंत्रिमंडल को, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं वो तो चलो है ही है, लेकिन 5 साल के अंदर भी अगर जो है उसके खिलाफ या उसके मंत्रिमंडल के खिलाफ या उसके एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसलिए बोला है कि जो मंत्रिमंडल की अवधि है वो अनिश्चित होती है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, लोकसभा को भंग करने की शक्ति, पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। तो भारतीय मंत्रिमंडल पद्धति की एक विशेषता क्या है कि ये आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी रखती है, ठीक है। तो भारतीय मंत्रिमंडल पद्धति की क्या विशेषता है? और कि ये आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी रखती है। एग्जाम्पल भी बताया गया है कि फरवरी 2004 में राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर दिया था। तो ये सब है आपके मेन पॉइंट्स जो है मेन फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। तो आपको समझ आ गया होगा मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या है, कैबिनेट सिस्टम क्या है। सबसे मेन इसमें सिर्फ आपको एक ही लाइन ध्यान में होनी चाहिए कि इसमें कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठतम संबंध पाया जाता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति विधानपालिका के प्रति और उसमें भी सबसे मेन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।